नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 शायद पहले अपलोड हो गया, वो देख लीजिएगा। देखिए, गोवा चर्च प्राधिकारी, इसमें हम लोग जो इतिहास से जो सवाल आए हैं उनको देखेंगे। कहाँ से इसको डील कर सकते हैं, क्या अप्रोच हो सकता है वो भी समझने का प्रयास करेंगे, कैसे तुक्का लगा सकते हैं और क्या तैयारी कर सकते हैं वो सब हम देखेंगे। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उनके संबंध में क्या सही है। मैं ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़िए, अगर उसमें वो मिलता है तो सही है, नहीं होता तो इतना कठिन सवाल छोड़ने के लिए होता है। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। ठीक है, यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला, ये भी सही बात है। और इसी मिशन में एंटोनियो मोंसेरेट शामिल थे, ये गलत बात है। एंटोनियो मोंसेरेट 1579-1579 में अकबर के पास गए और 1589 में वापस लौट गए। इस मिशन की अध्यक्षता की थी जेरोम जेवियर ने। अब जो 1589 में लौट गया वो 1595 में कैसे जाएगा, तो ये तो पता आप मतलब उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 सही है। लेकिन सीधी सी बात है, ये सवाल अगर आपसे बनता है ना तो बाकी कुछ नहीं बनेगा। भाई इतना जो पढ़ेगा हिस्ट्री वो फिर बाकी सब्जेक्ट पढ़ पाएगा क्या? इतना नहीं पढ़ना है, ये तो मैं पहली बार सुना था। इतना कोई मतलब नहीं, ये थोड़ा सा फिर भी मॉडरेट है। वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। ये पढ़ते हैं अपन की वास्को डिगामा कालीकट में उतरा, शासक जमोरिन था, वो पदवी रहती थी। प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, ये गलत बात है। 2-3 महीने रहा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 साल ज़्यादा हो जाता है। वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, सही बात है। दोबारा किया, फिर तिबारा किया, यहीं मर गया। अगर एग्जैक्ट देखें, पहली यात्रा किया मई 1498 में, अगस्त में वापस लौट गया। ठीक, दूसरी किया 1501 में, तीसरी 1524 में आया, बीमार पड़ा और कोचीन में मर गया। तीसरा ये पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में, अल्बुकर्क, नीनो दी कोन्हा, काब्राल और फ्रांसिस्को अल्मेडा। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। अल्बरेज काब्राल ये सितंबर 1500 में भारत आता है। पहला गवर्नर जनरल जो मेन था वो ये था। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाती है, ठीक, इसी के समय में। दूसरा अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 से 1509 तक रहता है। इसकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसमें ये बोला कि ये समुद्र हमारा है, इसमें कोई भी काम करेगा, कुछ और करेगा तो हम उससे कर वसूलेंगे। ये अल्मीडा की पॉलिसी थी। फिर अल्बुकर्क आए, ये और वीर आदमी था, ये गोवा को जीतता है और सती प्रथा पे वहाँ प्रतिबंध लगाता है। और अगला, इसीलिए गोवा क्योंकि पुर्तगालियों के कब्जे में था। ये सब जो कुरीतियाँ थी, देखिए 1500 में सती प्रथा हट गई, अंग्रेज 1829 में लगाते हैं। तो इसीलिए गोवा में ना समान सिविल संहिता, आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारत में समान सिविल संहिता कहाँ है, तो वो गोवा में है। फिर नीनो दी कोना, अब यार ये जीत गया तो ये राजधानी बना लेता है। ठीक, अब आप उत्तर बना सकते हो मेरे हिसाब से। बताओ, अल्बुकर्क क्या है? गोवा पे आधिपत्य करेगा 1510 में। नीनो दी कोना क्या करेगा? कोचीन से गोवा कर देगा हेडक्वार्टर। काब्राल क्या करेगा? काब्राल भारत में आएगा। और अल्मेडा क्या करेगा? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये भी खतरनाक सवाल है, इतना नहीं पढ़ना है। ठीक, डच कारखाने कब कब बने, ये कोई याद नहीं कर सकता, फिर भी अब सवाल आया तो विमलीपट्टनम 41 में, कराईकल 45 में, कोचीन 63 में, चिंसुड़ा 53 में। आप कम से कम ये जान लो कि डच कारखाने यहाँ यहाँ थे, ये पर्याप्त है। फिर पहली फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम में लगाते हैं लोग, 1616 में सूरत, 27 में पीपुली, 53 में चिंसुरा। डच फिर 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों से, अंग्रेज इनको हरा के भगा देते हैं, तो डच खत्म हो जाते हैं। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं, इतना कठिन सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन पहले आया तो कम से कम जो आया वो पता रहना चाहिए आपको। ये लड़ाई 52 में लड़ी गई, बिल्कुल गलत बात। ये लड़ाई दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था ना 49 से 54, तो उसके फर्स्ट हाफ में लड़ी गई, मतलब 49 इसी लड़ाई से कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ मेन, तो 1749 में लड़ी गई, तो ये गलत हो जाएगा। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। अनवरुद्दीन को इन लोगों ने, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी सेना ने मार दिया और हार गया अनवरुद्दीन।
और चंदा साहब जो है ये कर्नाटक के राजा बने। तो अनवरुद्दीन सेना को हार का सामना करना पड़ा, सही बात है। तो 2 और 3 सही है। सही विकल्प चुनना है। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ, सही बात है। इसका नेतृत्व धनंजय ने किया, ये भी सही बात है। गुमसुर के विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया, ये गलत बात है। इसको डोरा बिसोई ने किया। धनंजय श्रीकर भंज के पिता थे, ये सही बात है। तो 1 2 4 इतने फैक्ट ही याद रखो, एक पर्याप्त फैक्ट है, इससे ज्यादा क्या रटोगे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? मैं याद किया था, HMT AP। HMT मतलब पहला हैदराबाद था सहायक संधि के लिए, दूसरा मैसूर था, फिर तंजौर था, अवध था और पेशवा थे। ठीक, तो पहला निजाम हो गए। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि ऐसी संधि थी जिसमें अंग्रेज बिना अपना खर्च किए भारतीयों को गुलाम बनाते थे। वो बोलते थे कि यार हम तुम सहायक, तो हमारी सेना तुम्हारे यहाँ रहेगी, उसका खर्च तुम उठाना। हम किस लिए रख रहे हैं? तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तो अंग्रेजों की सेना भी है, उसका सैलरी भी भारतीय दे रहे हैं। देखो, फिर कंपनी की स्वीकृति की ना, शत्रु देश के व्यक्ति को आप तो शरण भी नहीं दे सकते, नौकरी भी नहीं, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल भी दे दिए कि यार तुम हमसे पूछो, अगर किसी को शरण दोगे, नौकरी दोगे, सेना का खर्च तुम उठाओगे, हमारा एक रेजिडेंट तुम्हारे यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षा करेगा। और ये बोले कि हम तुम्हारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कैसे करोगे? वो तो हस्तक्षेप होगा ही। ये सहायक संधि। क्रांति से सवाल आ रहा है, नीली क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नीली क्रांति या नील क्रांति का नेतृत्व किया दिगंबर और विष्णु विश्वास ने। 1859-60 में ये हुई थी, 57 के विद्रोह के बाद। ये जबरन नील की खेती कराते थे, इसलिए हुई थी। दीनबंधु मित्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने नील दर्पण लिखा और इसके बारे में लिखा था। बाकी जो नाम है वो कौन कौन थे ये देख लीजिए। बुद्धू भगत और झिंझारी मानकी कोल विद्रोह से रिलेटेड है, जो 1832 के आसपास हुआ था, 31-32 में। फिर आपका बिरसा मुंडा और गया मुंडा, ये 1899-1900 में जो उलगुलान या महान हलचल हुई थी उसको करने वाले हैं। सिंधु और कानू सालियान संथाल विद्रोह से जुड़े हैं, जो 1855-56 में हुआ था। 1857 के पश्चात देखो फिर से वही विद्रोह आ गए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। 57 के पश्चात बोल रहा है तो आपको ईयर पता रहना चाहिए। नीली क्रांति अभी हम पढ़े 59 में हुआ, बिरसा मुंडा अभी पढ़े 99 में हुआ, दक्कन के संथाल अभी पढ़े 55 में हुआ। मतलब एक हटा दो उत्तर पाओ, सीधा उत्तर है, कुछ और जानना ही नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लो, दक्कन कृषकों के दंगे 74-75 में हुए। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस समय, मतलब आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ठीक, 1914 में चालू किए थे जब पहला विश्व युद्ध चालू हुआ। जतरा भगत ये एक अहिंसक आंदोलन था, उराव जनजाति में हुआ, 1914 में स्टार्ट हुआ। ठीक, कहाँ हुआ? जो नागपुर एरिया है ना, छोटा नागपुर का एरिया, वहाँ हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। ठीक, और 1921 में जब गांधी बाबा चालू किया असहयोग आंदोलन तो ये उससे मिक्स हो गए क्योंकि अहिंसक ही थे। 57 की क्रांति कौन कहाँ किया? तो मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से किए? अवध से, फैजाबाद से। नाना साहब कानपुर से, कुंवर सिंह आरा से या जगदीशपुर से, बख्त खां दिल्ली से, खान बहादुर खां बरेली से, लियाकत अली इलाहाबाद से। नाम याद रखना कि कौन कहाँ से किया। घटना अगर देखें तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे गोली मारते हैं, 8 अप्रैल 57 को उनको फांसी हो जाती है। फिर कुछ दिन शांत रहता है, 10 मई 57 को मेरठ की छावनी में विद्रोह होता है। मेरठ के जो सैनिक होते हैं वो यहाँ से चल देते हैं, दिल्ली चल देते हैं, दिल्ली कूच करते हैं, वहीं सब काम करते हैं। किस भारतीय इतिहासकार ने 57 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो ये माना है RC मजूमदार ने कहा कि ये तो ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये सवाल मेंस में भी आया है, कैसे कनेक्ट है प्री और मेन समझो। फिर सावरकर बोले कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और TR होम्स बोले कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भी लिखा है। इनका मूल नाम मूल शंकर था। आर्य समाज 1875 में चालू किए बंबई में, बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर बन गया। इसी से लाला लाजपत राय भी जुड़े थे। वेदों की ओर लौटो इसका नारा था। इन्होंने कहा भारत भारतीयों का है। अगले अभी इस बार का जो प्रीलिम्स है उसमें सवाल है कि भारत भारतीयों का किसने कहा? इन्होंने ही कहा। सेम सवाल फंस गया था, उस समय भी पढ़े थे हम लोग। क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात की है।
प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो वो हैं श्री अरबिंदो। तो ये सब फेमस, ये सब फेवरेट लोग हैं पीएससी के, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अरविंदो कौन थे? क्रांतिकारी थे। अलीपुर बम केस में इनको जेल होती है, वहाँ बोलते हैं कि मेरे को भगवान दिखे, बोले यार अध्यात्म करो, तो पांडिचेरी में अध्यात्म चालू कर देते हैं। 2 मेन बुक लिखे, लाइफ डिवाइन और सावित्री। वंदे मातरम 1905 में चालू की और इनका इंटीग्रल योगा है। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? 1854 में हुई। किसने किया? कावस जी डाबर के द्वारा। भारतीयों द्वारा ये पहली फैक्ट्री थी। और क्या क्या है? भारतीयों ने 1854 में पहली कोलफील्ड बनाई रानीगंज में। 55 में बंगाल के रिसरा में पहला जूट कारखाना खुला जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। 74 में बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी बनी और 1907 में टाटा लौह कारखाना खुला। निम्न अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों में इस प्रतिबंध किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने हटाया था। पुर्तगाली क्या है? प्रेस लेके आए। पहला प्रेस गोवा में खुला। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिस्की ने बंगाल गजट निकाला, ये पहला अखबार था। हिंदी का बताओ कौन था पहला? कमेंट में बताना। 35 में प्रेस एक्ट आया चार्ल्स मेटकॉफ ने। ये जो लाइसेंस रेगुलेशन था ना, उसको रद्द कर दिया, तो इसीलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। 1878 में लिटन ने लाया वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो देसी समाचार पत्र हैं, जो देसी भाषा में छपते हैं, उनके ऊपर लागू था। ये पकड़ने गए अगले दिन अमृत बाजार वालों को, उनको पता लग गया पहले से, और रातों रात अपनी भाषा इंग्लिश कर दी। वो लेके गए जब्त करना, बोले कहाँ, ये देसी नहीं भैया, विदेशी है, इंग्लिश है, तो वापस लौटना पड़ा। फिर रिपन आया, इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 82 में हटा दिया। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये सर जॉर्ज बार्लो के समय 1806 में हुआ था। सिपाहियों का पहला बड़ा विद्रोह था ये। किस लिए हुआ था? ड्रेस कोड और जनरल अपीयरेंस के कारण हुआ था। इनको लगा कि ईसाई बना रहे हैं, इसलिए इन लोग टीपू सुल्तान के वंशज को अपना राजा बना दिए। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? तो लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। और क्या क्या हुआ? तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया। कर्जन क्या क्या किया? तो एक तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गुप्तचर व्यवस्था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम और बंगाल विभाजन, ये सब कर्जन का काम था। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया। पहली चीज तो 71 में जनगणना ही नहीं हुई, 72 में हुई, तो ये कथन वैसे ही गलत हो जाता है। पहली सिंक्रोनस 72 में हुई थी, पहली नॉन सिंक्रोनस 72 में हुई, पहली सिंक्रोनस हुई 81 में रिपन के द्वारा। और 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के शहरी आबादी 10 से बढ़कर ये तो 18% आज़ादी के समय मुश्किल से हो रही थी, तो इस समय कैसे हो जाती। ब्रिटेन में 1800 में पहली बार जनगणना हुई। भारत में जेम्स प्रिंसेप इलाहाबाद और बनारस में कराया। पहली कंप्लीट सेंसस ढाका में 1830 में हुई। पहली नॉन सिंक्रोनस सेंसस 72 में मेयो के द्वारा हुई और सिंक्रोनस 81 में रिपन के द्वारा हुई। सेंसस एक्ट 1948 में बना और यह केंद्रीय सूची का विषय। ठीक, अरे ठीक, ये सवाल है, इसको तुक्का कैसे लगाना ये बता रहा हूं मैं। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से मिलके बनता है, क्या बनता है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक, 51 में राजा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष बनते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके सचिव बनते हैं। 10 रोज पत्रिका किससे संबंध? 10 रोजा आपको नाम ही नहीं समझ में आ रहा है कि मुस्लिम ही होगा, तो जिन्ना और गफ्फार खान में कोई होगा। जिन्ना इतना अच्छा आदमी नहीं था, तो लाला लाजपत राय और तिलक हट जाएंगे, ये दोनों में एक करना था, तो गफ्फार खां है। गफ्फार खां को बादशाह खान या सीमांत गांधी बोलते हैं। फकर अफगान खुदाई खिदमतगार 1929 में चालू किए। पश्तून आंदोलन और भारत रत्न इनको मिला 1987 में। तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो हम लोग ऐसे ही लगातार लाते रहेंगे। कमेंट करते रहिएगा, उसी से उत्साह मिलता है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।